Welcome to the online lectures of chemistry. Today's topic is application of chemical equilibrium in industry. हम chemical equilibrium के बारे में पढ़ चुके हैं which is connected to reversible reactions mostly. ठीक है, तो reversible reaction में equilibrium position की एप्लीकेशन या यूजेज क्या है इंडस्ट्रियल या कमर्शियल स्केल पे. बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इसकी. बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में हम इसको यूज़ करते हैं. हम चैटलियर प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल इन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया को सिंथेसाइज किया जाता है बाय हैबर्स प्रोसेस. एफ हैबर ने जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था और इसको यूज़ किया था इस मेथड को 1933 में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. ठीक है, और अमोनिया को फिर फर्दर आगे डिफरेंट वेज में यूज़ किया जाता है. उसकी यूटिलाइजेशन को हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट. ठीक है, तो अमोनिया की प्रोडक्शन बेसिकली नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस की कम्बिनेशन से होती है इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन और NH3 प्रोड्यूस होता है हमारे पास. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी टेम्परेचर एमिट करता है. ठीक है, हीट को एमिट करता है. तो चैटलियर प्रिंसिपल को यूज़ करके हम अमोनिया की प्रोडक्शन कर सकते हैं. उसके लिए हम 3 बेसिक रूल्स को यूज़ करते हैं फॉर इंक्रीजिंग या मैक्सिमाइजिंग द यील्ड ऑफ अमोनिया. अमोनिया की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम 3 रूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं रिएक्शन के ऊपर जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है. ठीक है, इक्विलिब्रियम का आपको पता है जब फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जो है वो सेम स्पीड पे हो रहे हों और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों तरफ जो क्वांटिटी है, ये जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो. ठीक है, तब कौन से वो 3 रूल्स हैं. फर्स्ट रूल तो ये है कि हम अमोनिया को कॉन्टीन्यूसली निकालते रहें हर एक टाइम इंटरवल के बाद. फॉर एग्जांपल हम 5 मिनट्स के बाद जितना भी NH3 प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम निकालते जाएं किसी और कंटेनर में. तो होगा क्या कि रिएक्टेंट्स वाली साइड पे ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट वाली साइड पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. अब जो रिएक्शन है वो रिवर्स में जाने के बजाय फॉरवर्ड रिएक्शन होना ज़्यादा प्रेफर करेगा, यानी रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते जाएंगे. सेकेंड ये है कि हम रिएक्टेंट वाली साइड पर प्रेशर बढ़ा दें. प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के दरमियान गैप कम हो जाएगा. गैप कम होने से क्या होगा, वॉल्यूम उनका हजम डिक्रीज हो जाएगा. जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा आसानी होगी. बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. ठीक है, तो उस कंडीशन से भी क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और अमोनिया की प्रोडक्शन देते हैं. थर्ड मेथड क्या है कि हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं अगर हम उनको टेम्परेचर ज़्यादा देंगे, हीट ज़्यादा देंगे तो वो स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद हीट को फेवर नहीं करते. उनको हीट की ज़रूरत नहीं है, वो खुद हीट एमिट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हीट देना कम कर दें, डिक्रीज कर दें, तो उस कंडीशन में मतलब हम उस रिएक्शन को फेवर कर रहे हैं, हम उस रिएक्शन की हेल्प कर रहे हैं. तो इस कंडीशन में भी हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. और अगर हम हीट देंगे तो रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होने लगेगा, हमारे पास प्रोडक्ट की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी. ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस को अप्लाई करके हम अमोनिया की प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं इन बाय राइजिंग टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो जो Kc की वैल्यू वो डिक्रीज़ होती जाएगी, और जितनी Kc की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, ठीक है, उससे क्या होगा, जितनी Kc की वैल्यू डिक्रीज़ होगी उतना फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता जाएगा. तो अगर हम टेम्परेचर जो है वो बढ़ाएंगे, 8.2 टेबल में गिवन है, तो Kc वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज़ होती जाएगी विच इज़ नॉट फेवरेबल. ठीक है, हम अगर टेम्परेचर कम देंगे, उसको कम टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट है वो जो कम टेम्परेचर पे Kc वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और उस पर जब Kc वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे. ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिएक्शन मूव करेगा. फिर वो कहते हैं कमर्शियल स्केल पे अब इन सब फीचर्स का या इन सब कंडीशंस का रिलेशनशिप क्या है आपस में. 8.3 को देखें. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, अब टेम्परेचर और प्रेशर का आपस में कनेक्शन है. किसके साथ कनेक्शन है, यील्ड ऑफ अमोनिया के साथ. कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा NH3 की प्रोडक्शन में. ठीक है, तो अगर हम प्रेशर को लो रखते हैं, फॉर एग्जांपल हम 10 atm प्रेशर लेते हैं और हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर का बढ़ाना जो है और प्रेशर का कम होना, ये क्या होगा, ये यील्ड कम देगा, सबसे मिनिमम यील्ड देगा. इसी तरीके से हम अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उससे भी हमारी यील्ड ग्रेजुअली डिक्रीज़ होगी, गिरेगी यील्ड. ठीक है, तो लेकिन फिर ऑप्टिमम प्रोडक्शन के लिए, बेस्ट प्रोडक्शन के लिए क्या है कि हम प्रेशर को ज़्यादा करें और टेम्परेचर को कम रखें. ठीक है, तो आप देखें जहाँ पे 1000 atm
प्रेशर है उस 1000 ATM में 200 टेम्परेचर पे मैक्सिमम प्रोडक्शन है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है 300, 350, 400 और बेशक प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर है, बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा यील्ड कम होती जाएगी। बिल्कुल टॉप लाइन को आप देख सकते हैं कि वो 100 से डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। तो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल स्केल पे हम टेम्परेचर को प्रेशर को 300 ATM रखते हैं और टेम्परेचर को ऑप्टिमम रखते हैं। ऑप्टिमम कहाँ पे? 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन आती है वो मॉडरेट होती है, वो ना बहुत कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास वो उन कंडीशंस में जहाँ पे हम इंडस्ट्री के अंदर ये कंडीशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी ये वाले सिस्टम को हम ये कंडीशंस, ये प्रेशर और ये टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हैं आसानी से अफोर्डेबल रेंजेस में, तो हमें इजीली ऑप्टिमम या बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया मिल सकती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है वो मोस्टली 35% वॉल्यूम देता है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में का रेट सेम हो जाता है, इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है, तब 35% अमोनिया की प्रोडक्शन हमें कॉन्टीन्यूसली दी जा रही होती है। हम उस 35 में से कुछ अमाउंट ऑफ अमोनिया जो या टोटली अमोनिया निकाल लेते हैं, फिर 35 दोबारा प्रोड्यूस हो जाता है, फिर हम कुछ इंटरवल के बाद वो निकाल लेते हैं, फिर न्यू प्रोडक्शन हो जाती है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होता रहता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर ऑप्टिमम देते हैं, 2 to 300 हम प्रेशर देते हैं और 400 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें यील्ड तो पैदावार तो अच्छी मिलेगी, लेकिन जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। वो स्लो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है। तो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए कम टाइम में वही प्रोडक्ट लेने के लिए, उसी अमाउंट में ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट लेने के लिए हम कैटलिस्ट डालते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? पीसेज ऑफ आयरन हो सकते हैं जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम या सिलिकॉन ऑक्साइड के अंदर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर एम्बेडेड हो, ठीक है। आयरन का एम्बेडेड हो मोल्टन फ्यूज्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सैंड के अंदर, तो वो ये स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को, ठीक है। फिर वो कहते हैं ओवरऑल 13% जो है वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन या नाइट्रोजन की यूटिलाइजेशन हैबर्स प्रोसेस में अर्थ पे ही हो जाती है। फिर हम उसको प्लांट में अमोनिया प्लांट में ले जाते हैं और वहाँ पे हम जो ओवरऑल प्रोडक्शन करते हैं वर्ल्ड वाइड, दैट इज़ 110 मिलियन टन्स प्रोड्यूस होती है अमोनिया, जिसमें से 80% एज अ फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में यूज़ हो जाती है और बकाया जो भी होती है वो पॉलीमर्स की फॉर्मेशन में, नाइलॉन वगैरह की प्रोडक्शन में या फिर एक्सप्लोजिव्स में यूज़ होती है, ठीक है। Then our next topic is preparation of sulfur trioxide. Sulfur trioxide बेसिकली उस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स है, आप जानते हैं इसको, ठीक है। किंग ऑफ एसिड्स भी इसको कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए हम SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फाइड गैस में चेंज करते हैं, SO3 में चेंज करते हैं हम तो SO2 और O2 को रिएक्ट कराया जाता है SO3 प्रोडक्शन के लिए, सल्फाइड गैस की प्रोडक्शन के लिए। ये अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एमिट करता है, टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, एक्सेसिव हीट को ये रिएक्शन बाहर निकालता है। और दूसरी बात ये कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम हमारे पास जनरेट होता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम देखते हैं कि हम जिस तरीके से अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए जो तीन कंडीशंस इंप्लीमेंट करते थे उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए, हम इस रिएक्शन पे भी वही इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अमोनिया हैबर्स मेथड में अमोनिया प्रोडक्शन के लिए जो रिएक्शन था वो भी क्या था? एक्सोथर्मिक और रिवर्सिबल था। ये भी एक्सोथर्मिक और रिवर्सिबल है। तो अगर हम इसको लो टेम्परेचर देंगे, हाई प्रेशर देंगे और प्रोडक्ट को विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़े इंटरवल्स के बाद निकालते रहेंगे, तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा और हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो चैटलियर प्रिंसिपल यहाँ पे भी वर्क कर रहा है और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे केसी वैल्यू अगेन डिक्रीज़ होगी और जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज़ होगी। तो हम कम टेम्परेचर देंगे केसी वैल्यू हाई होगी और हाई केसी वैल्यू में नंबर ऑफ मोल्स या ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मोल्स जो है वो मैक्सिमम आएगा प्रोडक्ट का हमारे पास, ठीक है। देन ये जो SO3 हमारे पास प्रोड्यूस होता है, इस SO3 को जो हम ऑप्टिमम या कमर्शियल लेवल पे टेम्परेचर और प्रेशर यूज़ करते हैं उस पर क्या होता है, हमें यील्ड तो बेस्ट मिलती है, बट अगेन रिएक्शन स्लो होता है। स्लो रिएक्शन हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, हमें जल्दी प्रोडक्ट चाहिए होता है आगे फर्दर इसको यूज़ करने के लिए, तो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट यूज़ करके हम रिएक्शन को स्पीड अप करा देते हैं और बेस्ट या मैक्सिमम यील्ड यानी पैदावार लेते हैं, ठीक है। और कैटलिस्ट हम कौन से यूज़ करते हैं? हम वेनेडियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं, फाइनली डिवाइडेड या ग्राउंडेड या
पिसा हुआ या बिल्कुल बारीक प्लैटिनम यूज़ करते हैं या इसकी एज अ कैटलिस्ट स्टोरिंग के ज़रिए से हमारा प्रोडक्ट जो है वो जल्दी हमें मिलता है। फिर हम इस सल्फाइड गैस को यूज़ करते हैं आगे H2SO4 की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। H2SO4 के साथ इसको डिज़ोल्व करते हैं, ऑलियम हमें मिलता है, ऑलियम को फिर डाइल्यूट किया जाता है टू गेट H2SO4। H2SO4 इज़ किंग ऑफ केमिकल्स। और किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंट्री के अंदर सनती तरक्की की मेजरमेंट अगर की जाए कि कौन सा मुल्क इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के हिसाब से कहाँ पे है, इंडस्ट्री की फील्ड में उसने वो कितना तरक्की याफ्ता है, इसको मेजर करने के लिए उस मुल्क के अंदर H2SO4 की प्रोडक्शन को देखी जाती है। वो कंट्रीज़ जिनमें H2SO4 की प्रोडक्शन मैक्सिमम है वो इंडस्ट्रियल फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ मानी जाती हैं, और जिनके अंदर H2SO4 की प्रोडक्शन लीस्ट है वो इंडस्ट्रियल फील्ड में बहुत कमज़ोर मुल्क कंसिडर किए जाते हैं। तो अभी तक के लिए आपका यही टॉपिक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।